नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं शुभांकर मिश्रा। दोपहर के 2 बज गए हैं। 7 घंटे से ऊपर का वक्त हो गया मतदान को लेकर और उत्तर प्रदेश में जो आंकड़ा है वो 37% के पार जा चुका है। पीलीभीत से लेकर रायबरेली में यह आंकड़ा 40% के पार जा चुका है और फिलहाल हम रायबरेली में मौजूद हैं। वैसे तो विधानसभा की यहां पर 6 सीटें हैं, लेकिन आज 5 सीटों में चौथे चरण के मद्देनजर वोट डाले जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो 9 जिलों में 59 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं और पिछली बार 51 सीटें बीजेपी ने जीती थी, लेकिन इस बार मुकाबला जो है वो कड़ा है। जिस रायबरेली में हम मौजूद हैं, ये रायबरेली भी इस बार बड़ा दिलचस्प चुनावी लेकर माहौल बना रहा है, क्योंकि अदिति सिंह यही रायबरेली सदर से विधायक बनी थी कांग्रेस पार्टी से, लेकिन अब वो भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी पाला बदला था और समाजवादी पार्टी से जो उम्मीदवार है ऊंचाहार से मनोज पांडे, उनके साथ इस बार वो ताल ठोकते नजर आ रहे हैं और उनका समर्थन कर रहे हैं और उन्हीं के सहारे समाजवादी पार्टी ये उम्मीद जता रही है कि इस बार यहां पर वो भी अच्छा परफॉर्म करेगी। लेकिन सवाल यहां पर प्रतिष्ठा का है। प्रतिष्ठा राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी को लेकर, क्योंकि अमेठी में जब हार होती है उसके बाद सारी देश की निगाहें रायबरेली की तरफ जाती हैं और पिछली बार चौथे फेज की जो ये 59 सीटें हैं, इसमें केवल 2 सीटें ऐसी थी जो कांग्रेस के पास गई थी और ये दोनों रायबरेली से गई थी। लिहाजा इस बार रायबरेली में सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। इधर हम आपको यह भी बता दें कि प्रियंका गांधी आज दोपहर 2:30 बजे आज तक पर आप जरूर देखिएगा, प्रियंका ने बयान दिया है कि अगर विपक्ष साथ लड़का तो शायद जो माहौल है, जो स्थिति है, वो कुछ और हो जाती है। प्रियंका गांधी के इस बयान के मायने क्या हैं, ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले 7 घंटे में चुनाव का माहौल कैसा रहा, नेताओं की तरफ से क्या कुछ बयान दिए गए, कैसे आतंकवाद से लेकर डबल इंजन की सरकार का जिक्र हुआ, वार पलटवार का दौर कैसा रहा, यह हम आपको दिखाते हैं हमारी इस रिपोर्ट से। लोग बहुत खुश हैं और आदरणीय योगी जी की, मोदी जी की लीडरशिप में बहुत खुश हैं और पिछले 5 साल में अब हम लोग को जिस लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की आदत पड़ गई है, जिस बिजली व्यवस्था की आदत पड़ गई है, आई डोंट थिंक अब जल्दी उत्तर प्रदेश की जनता भाजपा का साथ छोड़ेगी। जीत रहे हैं और यहाँ भी जीत रहे हैं, कहीं कोई समस्या नहीं। लखनऊ की 9 की 9 सीटें हम लोग जीत रहे हैं। सबको अपनी बात कहने का हक है लोकतंत्र में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सर्व समाज को साथ लेकर के चल रही है और प्रचंड लहर बीजेपी के पक्ष में है। कमल खिल रहा है, प्रचंड बहुमत के साथ खिल रहा है। जनता हर तरह से हमारे साथ है और जनता बहुत उत्साहित है, हमारे कार्यकर्ता बहुत उत्साहित हैं और जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है राष्ट्र प्रथम की, वो विचारधारा जनता की भी है। कोई नहीं चाहता कि अपराधी राजनीति में आए, भ्रष्टाचारी राजनीति में आए और माफिया सरकार बना। पूरा का पूरा चुनाव राष्ट्रवाद और विकास, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास और माननीय मोदी जी का और योगी जी का काम करने का जो तरीका है, हिंदुस्तान की जनता ने दिल से स्वीकार किया है और उत्तर प्रदेश की जनता भूर भूर प्रशंसा कर रही है। समाज के अंदर में कौन लोग हैं जो समाज के विकास की राजनीति करते हैं? हम समाजवादी लोग हमेशा से समाज में विकास की राजनीति करते आए हैं। समाज को आगे ले जाने की बात की हम लोगों ने, सामाजिक न्याय की बात की, कैसे यहाँ पे युवाओं को रोजगार मिले, युवा अपने पैरों पे कैसे खड़ा हो, महिलाओं को कैसे सम्मान मिले, इसके लिए अगर किसी ने भी काम हमेशा किया है तो समाजवादियों ने किया है। और उत्तर प्रदेश की जनता अब जान चुकी है कि दूसरी पार्टी जो है हमारे अपोजिशन की भारतीय जनता पार्टी, वो विकास की राजनीति नहीं करती। पूर्ण बहुमत की तरफ अग्रसर है और उसमें जो पहले 3 चरण में वोट पड़े हैं, उसके बाद जो आज का भी वोट पड़ रहा है, आप देख लेंगे शाम तक 5 बजे तक कि बहुजन समाज पार्टी को एक तरफा वोट पड़ेगा और पड़ रहा है। और अब की बार भी 2007 की तरह पूर्ण बहुमत की सरकार बनना बहुजन समाज पार्टी का निश्चित हो चुका है और बहन मायावती जी उत्तर प्रदेश की 5वीं बार मुख्यमंत्री बन रही, ये भी निश्चित है। सब बेटियों बहन के लिए हम लड़ाई लड़े हैं, सबके साथ खड़ी रहेंगे। किसी जैसे मेरी बच्ची के साथ हुआ, उसी किसी जैसे मेरा परिवार खो गया, किसी के और व्यक्ति के साथ नहीं होना चाहिए। योगी सरकार में कुछ न्याय नहीं मिला, दूसरी सरकार बनाई जाए, शायद हम लोगों को न्याय मिले। बहन बेटियों के सबके साथ ये नहीं होना चाहिए।
तो ये तमाम प्रतिक्रियाएं जो थी हमने आपको सुनवाई। हमारे कई संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, एक बार उनसे आपका तारुफ करवा देते हैं। हिमांशु मिश्रा हमारे साथ उन्नाव से जुड़ रहे हैं। ये उन्नाव वही है जहां से बीजेपी को तमाम तीखे सवालों का सामना करना पड़ा, लेकिन आज चूंकि नजर राजधानी लखनऊ पर है, लखनऊ से कई संवाददाता हमारे साथ हैं। नेहा बाथम मेरी सहयोगी लखनऊ सेंट्रल से जुड़ रही हैं, मौसमी मेरे साथ हैं और सामर्थ श्रीवास्तव भी मेरे साथ लखनऊ से जुड़ रहे हैं। लेकिन सबसे पहले नेहा, मैं आपके पास आऊंगा। लखनऊ सेंट्रल पर आप मौजूद हैं, वहां पर वोटिंग परसेंटेज फिलहाल क्या है, कैसा माहौल दिख रहा है? क्योंकि पिछली बार बीजेपी के पक्ष में सीट थी, लेकिन इस बार की अगर बात करें 7 घंटे बाद, क्या माहौल वहां से नजर आ रहा है? देखिए शुभांकर, लखनऊ सेंट्रल वो सीट जहां पर ब्रजेश पाठक जीते थे, लेकिन मार्जिन वोटों का दरअसल काफी कम था, 5000 के करीब था। यही वजह थी कि उनको लखनऊ सेंट्रल से शिफ्ट कर दिया गया लखनऊ कैंट। सुबह से हम अलग अलग पोलिंग बूथ पर अलग अलग इलाकों में मौजूद थे। पहले मैं सरोजनी नगर गई, उसके बाद कैंट में मौजूद थी और अब मैं मौजूद है एक आदर्श पोलिंग बूथ जो कि नगर निगम के ऑफिस में, उनके दफ्तर में बनाया गया है। काफी ज्यादा यहाँ पर रंग आप देख सकते हैं, पीछे से इसकी साज सज्जा की गई है और यहाँ पर लोगों के आने का सिलसिला भी जारी, लेकिन धूप बहुत प्रचंड है और काफी ज्यादा गर्मी है फरवरी के हिसाब से, इसीलिए अब थोड़ा थोड़ा यहाँ पर जो लोगों का आने का सिलसिला है वो कम होता जा रहा है। लेकिन किसी भी तरह की दिक्कत नहीं है, जो लोग आ रहे हैं लगभग 10 मिनट में वोट डाल के फ्री हो जा रहे हैं। क्योंकि कई बूथों पे जब हम पहले गए तो नाम ना होने की समस्या या फिर ईवीएम मशीन काम ना करने की समस्या, वो फिलहाल यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि आदर्श पोलिंग बूथ है। जाहिर तौर पर आदर्श जो चीजें होती हैं उससे एक मापदंड सेट किया जाता है, उससे ये बताया जाता है कि हाँ इसी तरीके से वोटिंग होनी चाहिए और काफी ज्यादा ये यहाँ पर साक्षात दिखाई भी दे रहा है। जी, हमारे साथ मौसमी भी लगातार बनी हुई है। मौसमी, आप तो सियासी मौसम को अच्छे समझ लेती हैं। नेहा कह रही हैं कि देखिए गर्मी ज्यादा हो गई है, माहौल जो है वो। चलिए मौसमी के पास हम जाएंगे आगे, हिमांशु के पास हम चलते हैं। हिमांशु, आप जहां पर मौजूद हैं वहां से कई तीखे सवाल जो हैं वो बीजेपी के लिए सामने आते रहे। कानून व्यवस्था को बीजेपी लगातार एक बड़ा मुद्दा बना रही है कि देखिए हमने अच्छी कानून व्यवस्था दी, लेकिन जहां पर आप हैं वहां से तीखे सवाल कानून व्यवस्था को लेकर आए हैं, महिलाओं को लेकर आए हैं। फिलहाल वहां वोटिंग परसेंटेज क्या है, माहौल क्या है वहां का? देखिए शुभांकर, मैं आपको बता दूं कि लगभग 36% से ज्यादा जो है मतदान जो है उन्नाव में हो चुका है। और आपने ठीक कहा है कि उन्नाव में कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी पे लगातार सवाल उठते रहे हैं। कुलदीप सिंह सेंगर को लेकर सवाल उठे, जब उनके ऊपर आरोप लगे, उनको विधायकी से इस्तीफा देना पड़ा, पार्टी ने उनको बाहर निकाल दिया, उनके ऊपर केस चला, सीबीआई ने पूरी जांच की। और लेकिन जब पंचायती चुनाव आते हैं तो बीजेपी उन्हीं के परिवार के लोगों को टिकट दे देती है, क्योंकि बीजेपी अच्छी तरीके से जानती है कि कुलदीप सिंह सेंगर का जमीन पर जो पकड़ है वो बहुत मजबूत है और यही कारण था उनके परिवार के किसी व्यक्ति को टिकट देने का। उन्नाव में जिस कुलदीप सिंह सेंगर के ऊपर जो आरोप लगाए थे, जिस लड़की ने जो साबित हुए, उस लड़की की मां को कांग्रेस टिकट देती है, आशा सिंह को, अभी हम सबने सुना। और अब देखना यह है कि आशा सिंह को कितने यहां पर वोट मिलते हैं, क्या वो जीत पाएंगी, क्योंकि जो मुद्दा उन्होंने उठाया था, जिसकी लड़ाई वो लड़ रही हैं, नहीं तो क्या आप ये कह रहे हैं कि इस चुनावों में उन्नाव में कुलदीप सेंगर जो है वो सबसे बड़ा फैक्टर है? एक बड़ा फैक्टर है ये और इससे तय होगा। लोगों से बात की, कई महिलाओं से बात की थी। बिल्कुल शुभांकर, ये बहुत बड़ा फैक्टर है चुनाव के अंदर। आज मैंने कई महिलाओं से बात की थी, तब उन्होंने ये कहा था कि देखिए उन्नाव का जो रेट पॉइंट था वो बहुत बड़ा फैक्टर है, कानून व्यवस्था पर सवाल उठाता है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि और भी बड़े मुद्दे हैं चुनाव के, चाहे वो बेरोजगारी हो, महंगाई हो, किसानों का मुद्दा हो या फिर यहाँ के क्षेत्रीय विकास हो। जैसा मैंने पहले भी बताया था, उन्नाव जो है कानपुर और लखनऊ के बीच में फंस कर रह गया, यहाँ उस तरीके का विकास नहीं हुआ। लोगों का ये कहना है कि जितना विकास यहाँ होना चाहिए था, लखनऊ के साथ रहते हुए एक राजधानी के साथ सटा हुआ जो जिला है उसका विकास होना चाहिए था, वो नहीं हो पाया। लेकिन फिलहाल फिर भी मैं आपको बता दूं, लगभग आप देखिए कि अभी यहाँ देखिए महिलाएं खड़ी हैं लाइन के अंदर, अपनी बारी का इंतजार कर रही हैं कि उनका मतदान करने की बारी आए और वो मतदान करें और जिन इश्यूज को, जिन मुद्दों को लेकर वो घर से चली हैं उन्हीं पे वोट करें। दूसरी तरफ पुरुषों की लाइन है, आप देखिए यहाँ पे बड़ी लाइन है और ये बताता है कि उन्नाव की जनता बहुत जागरूक है। इस बार अपने मतदान के जरिए जो है वो बताना चाहती है कि उसके लिए कौन से मुख्य मुद्दे हैं।
बिल्कुल, और ये संदेश लखनऊ तक कितना पहुंचेगा और इसका असर लखनऊ में कितना होगा ये भी देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि राजधानी वो है। लेकिन लखनऊ में असर राजनाथ सिंह का कम से कम बीजेपी पर जरूर है, बीजेपी के टिकट बंटवारे से लेकर तमाम प्रत्याशियों को जिताने तक। इसीलिए आज तक ने राजनाथ सिंह से एक्सक्लूसिव बातचीत की है, तमाम सवाल उनसे पूछे, हालांकि वो कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। जरा देखिए रिपोर्ट। आपको क्या लगता है कि बीजेपी क्या 2017 का परफॉर्मेंस दोहराएगी, या कहीं ना कहीं ये जो लड़ाई है इस बार भीषण है? सीधी लड़ाई कहाँ है, चतुष्कोणीय लड़ाई है। भारतीय जनता पार्टी के साथ ये समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कई राजनीतिक पार्टियां चुनाव के मैदान में। और मैं आश्वस्त हूं कि भारतीय जनता पार्टी को कमोबेश उतनी ही सीटों पर विजय प्राप्त होगी। 2-4-10 सीटें इधर उधर हो सकती हैं, जितनी सीटों पर 2017 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को कामयाबी हासिल हुई थी। सर, आपके इस इतने कॉन्फिडेंस की वजह क्या है? क्या आपको कोई ऐसी लहर दिख रही है? मैं सारी पब्लिक मीटिंग पूरे प्रदेश में मैं कर रहा हूं, मैं देख रहा हूं। उत्तर प्रदेश का मैं मुख्यमंत्री रहा हूं, उत्तर प्रदेश की नब्ज को मैं पहचानता हूं, इसलिए मैं कह रहा हूं। इस बार जो चुनाव है, चुनाव में आतंक का मुद्दा, आतंकवाद का मुद्दा बहुत तेजी से तीसरे चरण के बाद उभरा है। साइकिल का प्रधानमंत्री ने साइकिल शब्द को भी उससे जोड़ा है। समाजवादी पार्टी के लोगों पर सबसे ज्यादा इसे लेकर के कहा गया। आपको भी लगता है? देखिए, आतंकवाद का प्रश्न हो अथवा देश की सुरक्षा अथवा देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता का प्रश्न हो, सारे राजनीतिक दलों को सारे मतभेदों से ऊपर उठकर एकजुट इनके खिलाफ खड़ा होना चाहिए। लेकिन आपकी पार्टी तो सीधे समाजवादी पार्टी को जोड़ रही है कि वो आतंक के प्रति सॉफ्ट है। मैं कह रहा हूं, जो लोग भी हों, सभी को सारे भेदभावों को भुलाकर एकजुट होकर आतंकवाद के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी सॉफ्ट है आतंक के प्रति? मैं कह रहा हूं ना कि सबको एकजुट होकर देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता और ये सब आतंकवाद और सुरक्षा की जो भी प्रश्न हो, सबको एकजुट होकर खड़ा होना चाहिए। और मैं समझता हूं कि इस से जो ही दूर हटने की कोशिश करेगा, जनता उसे माफ नहीं करेगी। और देख लेना, चुनाव परिणाम में इस बार साबित हो जाएगा। तो राजनाथ सिंह को आप सुन रहे थे। अब आपको लखीमपुर खीरी की तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं, जब अजय मिश्र टेनी यहां वोट डालने पहुंचे। सुबह से वो अपने घर में मौजूद थे, लगातार मीडिया कैमरे उन्हें तलाश कर रहे थे और बड़ी सुरक्षा में यहां पर वो वोट डालने के लिए पहुंचे। जब वो वोट डालने पहुंचे उस वक्त क्या तस्वीरें थी, इस वक्त अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। और एक बड़ा फैक्टर ये भी रहा है उत्तर प्रदेश के चुनावों में, बार बार हम कह रहे हैं कि चाहे हाथरस हो, उन्नाव हो या लखीमपुर खीरी हो, ये कुछ ऐसे जिले हैं जहां से कठिन सवाल भारतीय जनता पार्टी के लिए सामने आते रहे हैं। और आज जब गृह राज्य मंत्री यहां पर पहुंचे उस वक्त की तस्वीरें। राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी यहाँ पर वोट डालने जा रहे हैं। पूरी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में यहाँ पर उनको जाया जा रहा है वोट डलवाने के लिए। अजय जी, यहाँ पर धक्का मुक्की की जा रही है और अजय मिश्रा टेनी वोट डालने जा रहे हैं। आपको दिखाएं कि यहाँ पर ये वोट डालने के लिए पूरी तरह से सुरक्षा का इंतजाम भी यहाँ पर हाथापाई कर रही है। सब पूरे तरह से हाथापाई की स्थिति आ गई है। सैकड़ों की तादाद में इस तरह अजय मिश्रा टेनी चल रहे हैं। तो अजय मिश्रा टेनी यहां वोट डालने पहुंचे, एक बड़ा फैक्टर इनका भी रहने वाला है। लेकिन आपको वापस लखनऊ लेकर चलते हैं। सामर्थ मेरे साथ हैं। सामर्थ, जहां पर आप मौजूद हैं वहां से नीरज बोरा पिछली बार जीत कर आए। इस बार बीजेपी के लिए कितनी मुश्किल लखनऊ में होने वाली, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि अगर एक भी सीट छिटक गई तो शायद सवाल जो है वो कड़े हो जाएंगे। हालांकि राजनाथ जी कह रहे हैं कि देखिए इस बार फिर क्लीन स्वीप करेंगे हम, पिछली बार एक छोड़ दी थी हमने। देखिए, मैं इस वक्त लखनऊ के इंदिरा नगर इलाके में मौजूद हूं और ये पूर्वी में आता है। यहाँ बड़ी जंग है आशुतोष टंडन और अनुराग भदौरिया के लिए। हालांकि कहा जाता है कि आशुतोष टंडन एक बड़ा चेहरा है और यहाँ से उनको हिला पाना बहुत मुश्किल है। पर जिस तरह से कई सीट्स पर उत्तर प्रदेश की जो देखा गया है कि कंपटीशन अखिलेश वर्सेस योगी का है, अगर ये फिनोमेना बैठता है तो शायद बीजेपी के लिए दिक्कतें बढ़ सकती हैं। मुद्दे लोगों के कई हैं। पहले मैं यहाँ पे दिखाऊं आपको बूथ में तैयारियां, सामने सेल्फी पॉइंट्स बने हैं। फैमिली, क्योंकि पूरी लोकेलिटी है, ये रेसिडेंशियल एरिया है। आप देखिए फैमिलीज यहाँ पर आई हैं, बड़े बुजुर्ग बच्चे सब आए हैं। और सामने आपको एक सेल्फी पॉइंट नजर आएगा। जब कोई वोट डालकर आता है वो यहाँ पर अपनी सेल्फीज खिंचा रहे हैं और यहाँ पर पूरी व्यवस्था करी गई बाकी सारी चीजों की। हालांकि इस पोलिंग स्टेशन में कई
दिक्कतों का भी लोगों को सामना करना पड़ा है, यानी कि कुछ लोगों के नाम नहीं लिखे हैं। हमने जैसे पहले रिपोर्ट आपको दिखाई थी जहां पर लोगों को दिक्कत मृत घोषित कर दिया गया था, वो वहां पर पहुंचे थे। तो इस तरह का सामना हर बूथ पर लगभग लोगों को करना पड़ा है, पर सहयोग भी यहां से लोगों को मिल रहा है। अगर पॉलिटिकल आप बात करेंगे यहां पर तो एक कड़ा मुकाबला समाजवादी पार्टी और उन बीजेपी के बीच में लखनऊ में देखा जा रहा है। एक तरफ सरोजनी नगर सीट जो हॉट सीट बनी हुई है, उसके अलावा जहां नहीं, तो इसी को लेकर सामर्थ्य सवाल पूछ लेता हूं मैं आपसे, क्योंकि अटल जी की विरासत को लालजी टंडन आगे लेकर गए थे, उसके बाद राजनाथ जी लेकर गए, अब उनके पुत्र यहां पर है, राजनाथ जी का साथ है। इसके बावजूद क्या मुश्किलें हैं? क्या लड़ाई टक्कर की है? कितना वोटिंग परसेंटेज है और क्या जनता से सुगबुगाहट आ रही, जरा वो भी बता दीजिए। देखिए, लखनऊ का वोटिंग परसेंटेज फिलहाल 35 के अराउंड है। उत्तर प्रदेश की आप बात करेंगे तो 37 क्रॉस कर चुका है। और जो आपने जिक्र किया अटल बिहारी वाजपेयी की लखनऊ कर्म भूमि रही है, जैसे मैनपुरी मुलायम सिंह यादव की रही है, तो उसका फायदा कहीं ना कहीं बीजेपी को मिलेगा, आशुतोष टंडन को मिलेगा। पर वही बात अगर चुनाव एक पर्टिकुलर व्यक्ति विशेष पर होता है, यानी कि जैसा कि 2014 में हमने देखा कि नरेंद्र मोदी के नाम पर पूरा चुनाव लड़ा गया, 19 में भी ठीक वैसा ही था। अगर इस बार का चुनाव एक योगी आदित्यनाथ के फेस पर और अखिलेश यादव के फेस पर लड़ा जाता है तो दिक्कतें सीट की बनेंगी, क्योंकि उस वक्त कैंडिडेट कौन कहां पर खड़ा है वो मैटर नहीं करेगा। पर अगर जहां पर जो सॉलिड, जैसे कि आपने कहा अटल बिहारी वाजपेयी या ब्रजेश पाठक हैं या और भी जगहों से, अखिलेश करहल से हैं, योगी खुद गोरखपुर से हैं, तो जो सीट्स इंपॉर्टेंट है सिद्धू से केशव मौर्य हैं, वहां पर मैं मान सकता हूं कैंडिडेट जो है बड़ा रोल प्ले करेंगे। पर कई सीट उत्तर प्रदेश में ऐसे भी हैं जहां पर कोई नामी कैंडिडेट्स नहीं है, वहां पर ये जो योगी वर्सेस अखिलेश का कंपटीशन पूरे यूपी में चल रहा है, ये बहुत और बेहद ज्यादा दिलचस्प होने वाला है। हम अभी अंदाजा नहीं लगा पा रहे, पर शायद आंकड़े आगे आने वाले समय में समर्था बने रही है हमारे साथ। देखिए, एक तरफ चौथे फेज के लिए वोटिंग हो रही है, उसके अलावा पांचवें फेज के लिए प्रचार प्रसार भी चल रहा है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा प्रचार करने पहुंचे, क्या कुछ कहा उन्होंने, हम सुनवाते हैं। बहुत उत्साह भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का दिख रहा है और लोगों ने स्पष्ट मन बना लिया है कि विकास और सुरक्षा और समृद्धि, इसको उत्तर प्रदेश की जनता अपना ध्येय मान करके, अपना लक्ष्य मान करके कमल के निशान की तरफ तीव्र गति से अग्रसर हो रही है। 3 करोड़ 80 लाख लोगों के घर में एक साल में जल पहुंचेगा, पानी पहुंचेगा और इसके लिए 60,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। 1 करोड़ 56 लाख लोगों के घरों में घर बनेंगे, 1 करोड़ 50 लाख सॉरी, इसमें लगभग 48,000 करोड़ रुपए खर्च होने वाला है। और क्षमा कीजिएगा, 80 लाख घर बनेंगे और 48,000 करोड़ रुपए इसके लिए खर्च होगा। तो इस तरीके से विकास की एक नई कहानी उत्तर प्रदेश में और बिहार और भारत में रचने की जो बात कही गई है वो आपके सामने मैं रखना चाहता था। 15 मेडिकल कॉलेज थे उत्तर प्रदेश में 2014 में और आज 59 मेडिकल कॉलेजेस हैं। ये बदलती उत्तर प्रदेश की तस्वीर है। वैक्सीनेशन की बात करें तो उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर आकर के खड़ा हो रहा है। अगर 175 करोड़ वैक्सीनेशन हुआ है ये देश, आज आप सब लोग बगैर मास्क के हैं, आप सब लोग घूम रहे हैं। ओमिक्रॉन का प्रकोप भी आया, तीसरी लहर भी हो गई, लेकिन वैक्सीनेशन ने, मोदी जी की वैक्सीनेशन ने इस देश को बचाया है। चौथे चरण के लिए मतदान लगातार जारी है और उत्तर प्रदेश में 37% मतदान अब तक हो गया है। जिस जगह हम मौजूद हैं रायबरेली में, यहां मतदान 40% से ऊपर हुआ है। पीलीभीत की बात की जाए वहां भी मतदान अच्छा है, फतेहपुर में मतदान भी 40% के पार गया है। लेकिन इस बार सभी की निगाहें जो हैं वो कई अहम सीटों पर हैं, क्योंकि 9 जिलों की 59 सीटें ऐसी हैं जहां पर इस वक्त वोट डाला जा रहा है। एक बार हम आपको आंकड़े बता देते हैं किस जगह पर कितना वोट डाला गया है। उत्तर प्रदेश की बात की जाए 37.45% वोट दोपहर 1 बजे तक, जिसमें रायबरेली में 40.17%, हरदोई की अगर बात की जाए 34.57%, फतेहपुर की बात की जाए 40.07%, पीलीभीत की बात करें 41.21% वोट जो है वो अब तक यहां पर डाला गया है। तो ये वोटिंग परसेंटेज हमने आपको बताया और
लगातार वोट परसेंटेज जो है वो अब धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। कई और जगह भी हैं जहां पर वोट डाले गए हैं और उनका वोटिंग परसेंटेज क्या है वो भी हम आपको बताते हैं दोपहर 1 बजे तक। उन्नाव की अगर हम बात करें तो 40% मतदान हो गया है। बांदा की अगर हम बात करें 37.60% मतदान हुआ है। फतेहपुर में भी दोपहर 1 बजे तक अच्छा मतदान हुआ है, 40.07%। और पीलीभीत जहां पर 41.21% मतदान हुआ है। अब सवाल यह है कि अगर मतदान पीलीभीत में बढ़ता है, जहां पर सांसद अपनी ही पार्टी के जो चुने हुए उम्मीदवार हैं जिनको चुनाव के लिए उतारा गया है उन पर सवाल खड़े कर रहे हैं, तो इस बढ़े हुए वोट परसेंटेज के मायने क्या है। लेकिन इन सब के बीच में मुख्य मुकाबला जो है वो अखिलेश और योगी यानी भाजपा समाजवादी पार्टी के बीच में है। दोनों एक दूसरे पर वार प्रहार कर रहे हैं। हम आपको सुनवाते हैं इन दोनों नेताओं ने अब तक क्या कुछ प्रतिक्रियाएं दी हैं। समाजवादी पार्टी जब सत्ता में आई थी 2012 में उसने निर्णय क्या लिया था भाइयों बहनों, उसने पहला निर्णय लिया था हमारे आराध्य भगवान श्री राम के मंदिर पर हमला करने वाले आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेने का। पहला निर्णय इस समाजवादी पार्टी का आतंकवादियों के लिए समर्पित था, चाहे वह आतंकवादी अयोध्या पे हमला करने वाले रहे हो, संकट मोचन मंदिर पर हमला करने वाले रहे हो, और जो कह रहे थे कि गर्मी निकाल देंगे, जो कह रहे थे गर्मी निकाल देंगे, वो पहले दूसरे चरण में ही ठंडे पड़ गए हैं। और जब तीसरे का वोट पड़ा तो उनके तमाम नेता कार्यकर्ता सुन्न पड़ गए हैं। मैंने समाजवादी पार्टी के एक नेता से पूछा, मैंने कहा भी आपने विकास कराया है? उसने कहा क्यों नहीं विकास कराया? कहा कहां विकास है? आपका विकास कहां? मैंने कहा एक्सप्रेसवे, मेडिकल कॉलेज, हाईवे, बिजली। कहा हम भी दे सकते थे लेकिन हमारी समझ में नहीं आ रहा था कैसे देना है। तो मैंने कहा जब तुम समझोगे नहीं, 12 बजे सो के उठोगे, 12 बजे सो के उठोगे, 2 बजे तैयार होते होते 2 बज जाएंगे। बाद में कोई शिवपाल जी जैसा महाविद्वान आदमी जाके समझाएगा और फिर उसके बाद रटी रुटाई 2 बातों को कह करके फिर अपनी बात को आगे बढ़ाओगे तो समझ में आएगा क्या? बाबा मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हम 12 बजे सो के उठते हैं, जहां जा रहे हैं वहां कह रहे हैं कि हम 12 बजे सो के उठते हैं। जब से बाबा मुख्यमंत्री ने ये कहा कि मैं 12 बजे सो के उठता हूं, हमने उनके भी घर पर नजर रख ली है। और याशिर साहब जानते होंगे कि हमारा घर और उनका घर एक ही दीवार है। इधर मैं देखता हूं कभी कभी वहां शाम को धुआं उड़ता है। तो फरवरी के महीने में ये जुलाई वाली गर्माहट जो है नेताओं ने अपने बयान से पैदा कर दी है। लेकिन प्रियंका गांधी ने कहा है कि अगर विपक्ष साथ होता तो स्थिति कुछ और होती, विचार करेंगे सपा को समर्थन के लिए। हमारे संवाददाता अशोक सिंघल ने प्रियंका गांधी से बातचीत की, हम आपको ये एक्सक्लूसिव बातचीत सुनवाते हैं। इतने दिनों से लगी हुई हैं, पूरा मेहनत कर रही है। लखीमपुर खीरी का इंसिडेंट हो, उसके बाद भी 40% महिलाओं को भी आपने टिकट दिया, तो कहाँ अपने आप को पाती है? क्यों नहीं कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी भी उस पोजीशन पे है? कहाँ कमी रह गई? कहने वाले तो कहेंगे, मेरा काम है काम करना और मेहनत करना और अपनी पार्टी को खड़ा करना और जनता की जो समस्याएं हैं जनता के लिए लड़ना, उन समस्याओं को उठाना, जनता की आवाज को बुलंद करना, ये मेरा काम है, मैं कर रही हूँ। लेकिन क्या मैं नतीजे के लिए नहीं कर रही हूँ, मैं मेहनत इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं समझती हूँ कि जो जनता के साथ हो रहा है गलत है। इतनी सारी परेशानियां हैं, महंगाई इतनी बढ़ गई है, छोटे दुकानदार, छोटे बिजनेस वाले परेशान हैं, जीएसटी, नोटबंदी, लॉकडाउन से बहुत उनको परेशानियां हुई, किसान त्रस्त है, किसान के खेत खाए जा रहे हैं छुट्टे जानवर, खाद नहीं मिलता, उपज का दाम नहीं मिलता, तो इतनी सारी समस्याएं, बेरोजगारी हद से बढ़ गई है
और यहाँ की जो राजनीति चल रही है, चाहे भाजपा की हो, चाहे समाजवादी पार्टी की हो, चाहे बीएसपी की हो, वो सिर्फ जातिवाद और धर्म के आधार पर चल रही है, लेकिन जो समस्याएं हैं उनको हल करने की राजनीति नहीं हो रही है। इसलिए मेरा मानना है कि किसी न किसी को खड़े होकर ये कहना पड़ेगा कि देखिए, जनता को कहना पड़ेगा कि आप जागरूक बनिए, सतर्क रहिए, आपके साथ, आपके जज्बातों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। एक सवाल ये है कि अगर विपक्ष इकट्ठा होता है इस चुनाव में, समाजवादी, बीएसपी, तो उसका कुछ फर्क पड़ता, या इसी ढंग से आपको लगता है कि बीजेपी को हरा पाने में फर्क तो पड़ता? कैसे? नहीं, अगर सब इकट्ठे लड़ते तो बहुत फर्क पड़ता, लेकिन किसी की मंशा नहीं थी। आप चाहती थी कि समाजवादी, बीएसपी सभी? नहीं, मेरे चाहने न चाहने की बात नहीं है। मैं तो देखिए, मेरे संगठन के लिए ये अच्छा है कि हम 30 सालों बाद हम 400 सीटों पे लड़ रहे हैं, क्योंकि जब काफी समय से, कई चुनावों से 250, 300 सीटों पे हम नहीं लड़ते हैं तो हमारा संगठन दुर्बल होते गया। हमारा लक्ष्य है कि अगर हमारा संगठन मजबूत नहीं होगा तो हम एक नई राजनीति को कैसे उभारेंगे, तो हम लोगों की समस्याओं को हल करने का काम कैसे करेंगे। तो कल कहीं पे अत्याचार हो रहा है, हम जाके हम क्या करेंगे अगर हमारा संगठन मजबूत नहीं है। तो ये दोनों लक्ष्य साथ हैं, तो यही काम कर रहे हैं। एसपी जो गठबंधन, आपको लगता है बीजेपी को हरा पाएगा यूपी के अंदर? वो तो देखिए, जनता बताएगी क्या होगा। मैं तो भविष्यवाणी करना नहीं चाहती इसके बारे में। और आप क्यों सोच रहे हैं कि सिर्फ एसपी? कांग्रेस पार्टी भी है, कांग्रेस पार्टी भी जीत सकती है, बसपा भी जीत सकती है। अगर चुनाव के बाद जरूरत पड़ी तो क्या कांग्रेस, समाजवादी गठबंधन सब मिलकर बीजेपी को रोकने के लिए सरकार बना सकते हैं अगर जरूरत पड़ जाए कांग्रेस? अब आगे जो परिस्थितियां आएंगी देखेंगे। एक आखिरी सवाल, कहा जाता है कि प्रियंका जी इंदिरा गांधी जी का लुक लाइक है, हमेशा छवि दिखती है उनकी, हमेशा से पार्टी के बड़े नेता, सीनियर नेता भी कहते रहे हैं कि इनको नेशनल लेवल पे बड़ा रोल लेना चाहिए। हालांकि आप यूपी में लगे हुए काफी, तो ऐसी उम्मीद कर सकते हैं कि भविष्य में कि आप सेंट्रल लेवल पे, पर्दे के पीछे तो बहुत काम करती हैं आप, चाहे छत्तीसगढ़ का हम लोग, पंजाब का हो, राजस्थान को, आपने बहुत चीजों को सुलझाया है, तो क्या नेशनल लेवल पे ऐसा कुछ देखा जा सकता है आपका रोल? देखिए, जो भी मेरी पार्टी चाहेगी मैं वही करूंगी। मैं पार्टी की कार्यकर्ता हूँ, और जो भी, जहां भी पार्टी कहेगी, अगर कहेगी कि यहाँ जाइए वहां जाऊंगी, लेकिन एक बात स्पष्ट है कि मैं यूपी नहीं छोड़ने वाली। तो अगला आप मुख्यमंत्री के तौर पे आपको देख सकते हैं, आने वाले दिनों में आप प्रोजेक्ट हो सकते हैं मुख्यमंत्री के तौर पे? अब वो आने वाले दिनों में देखते हैं क्या होता है, लेकिन मैं यहाँ यूपी तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक जनता अपने पैरों पे खड़े हो जाए, जब तक समस्याएं हल होना शुरू हो, जब तक यहाँ पे एक नई राजनीति। विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे या लोकसभा का 2024 में देख सकते हैं? फिर भविष्यवाणी, भविष्य में देखेंगे क्या होगा। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए थे प्रियंका जी। कैमरामैन संजीव कुमार के साथ अशोक सिंघल, अमेठी आज तक। तो अगर मेरे मौसी की मूछें होती तो शायद वो मौसा होते। कुछ इसी प्रकार से अगर मगर की बातें जो हैं वो यहाँ निकल कर आ रही थी। लेकिन इस अगर मगर के मायने क्या हैं, क्योंकि अगर आज चौथे चरण की बात कर ली जाए तो आधी से ज्यादा सीटों पर वोट डाले जा चुके हैं, डाले जा रहे हैं। ऐसे में बीच चुनाव में ये बयान, इसके संदेश और संकेत क्या है ये भी समझना दिलचस्प होगा। लेकिन हमारे तीन सहयोगी एक बार फिर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हिमांशु मिश्रा उन्नाव से, अभिषेक मिश्रा रायबरेली और श्रेया चटर्जी बांदा से। और अभिषेक, शुरुआत मैं आपसे करूंगा, इसी बयान से करूंगा जो प्रियंका गांधी अभी दे रही थी, क्योंकि कहा जा रहा है कि रायबरेली में गांधी परिवार की साख जो है, प्रतिष्ठा जो है, वो दांव पर लगी हुई है। इन 59 सीटों पर केवल 2 सीटें जीती थी और वो दोनों भी बीजेपी में चले गए। ये इस बयान के मायने क्या है और रायबरेली फिलहाल क्या संदेश संकेत दे रही है? बिल्कुल शुभांकर, और रायबरेली की जो लड़ाई है वो इसलिए भी दिलचस्प हो जाती है क्योंकि कांग्रेस जहां अपने गढ़ को बचाने में लगी है, तो वहीं बीजेपी की कवायद है कि यहां भी वो सेंधमारी कर ली जाए जो अमेठी में लोकसभा चुनाव में स्मृति ईरानी ने की थी। मेरी मौजूदगी ऊंचाहार के एक बूथ पे, और मैं आपको दिखाना चाहूंगा महिलाओं की तादाद यहाँ पे बढ़ गई है। एक लंबी लाइन है, महिला मतदाता यहाँ पहुंच रही है, पुरुष भी हैं, लेकिन महिलाएं अब घर से बाहर निकली हैं। दिन का काम करके अब दोपहर का समय हो चुका है, तो सब पहुंची हैं अपने मतदान का उपयोग करने के लिए। रायबरेली में जहां अदिति सिंह बीजेपी के टिकट पे चुनौती दे रहे हैं, तो ऊंचाहार की लड़ाई इसलिए दिलचस्प है क्योंकि यहां पर मनोज पांडे, जो कि समाजवादी पार्टी के 2 बार के यहां पे विधायक है, मंत्री रहे हैं, उनकी लड़ाई यहां पर है मौर्या के साथ में, जो कि बाहर से प्रत्याशी होने का दावा वो कर रहे हैं। यानी कि रायबरेली
ऊंचाहार और अन्य जो सीटें हैं ये बहुत दिलचस्प होने वाली हैं शुभांकर, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की नेता प्रियंका गांधी वाड्रा को लगता है कि जो बदलाव की राजनीति वो उत्तर प्रदेश में कर रही हैं उसका सीधा फायदा कांग्रेस को मिलेगा, जिसको लेकर के वो आश्वस्त है और कम से कम अपना गढ़ तो बचा ही पाएंगे। लेकिन इतना आसान नहीं होगा। अदिति सिंह लगातार मुखर होकर के अपने दावे कर रही हैं, कहीं 1 लाख से ज्यादा उनका मार्जिन होगा, उनके परिवार, उनके बिल्कुल। हालांकि यहाँ पर जातिगत चुनाव जो है वो काफी हद तक है और ये कहा जा रहा है कि कुछ ही सीटें हैं जहां कांग्रेस से डायरेक्ट लड़ाई है, वरना सपा भाजपा में लड़ाई है। क्या होगा 10 मार्च को पता चलेगा। लेकिन श्रेया चटर्जी हमारे साथ बांदा से हैं। श्रेया, बांदा में आप मौजूद हैं, तकरीबन 37% वोट वहां पड़ा 1 बजे तक। लखनऊ में गर्मी बहुत ज्यादा है, वहां क्या तापमान है सियासत की अगर बात की जाए? देखिए, सियासत की तापमान यहाँ पे भी उतना ही है जहाँ लखनऊ में है। 4 सीट में यहाँ पे चुनाव हो रही है। बबेरू, नारायणी, तिंदवारा और बांदा नगर, इन 4 सीटों में आज चुनाव है। बांदा डिस्ट्रिक्ट में तो थोड़ी अलग इसलिए है क्योंकि ये बुंदेलखंड रीजन है, जो डिमांड्स है वो अलग है। रूरल क्षेत्र की बात करें तो स्ट्रे कैटल का जो इशू है वो यहाँ पे भी है, और अगर हम दूसरी तरफ बाकी डिमांड्स की बात करें तो लोग डेवलपमेंट की बात करते हैं। और इसीलिए हमने देखा है कि जब अमित शाह आए हुए थे तिंदवारा रीजन में, उन्होंने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से लेकर डिफेंस कॉरिडोर से लेके केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट की भी बात की। तो ये इश्यूज बीजेपी चाहती है कि बुंदेलखंड रीजन की जब हम बात करें, जैसे कि बांदा जैसे इलाकों की बात करें, वो बीजेपी को फायदा दे, क्योंकि 2017 में बीजेपी ने चारों से चारों जो सीट है बांदा में उनमें जीत हासिल की थी। उनका यही लक्ष्य रहेगा कि फिर से 2022 में भी वो चारों में से 4 सीट जीते। शायर मुनव्वर राणा एक बार फिर सामने आए, वोट नहीं डाल पाए और उसके बाद कहा कि सारी गर्मी स्टोर कर रहा हूं, एक साथ निकाल दूंगा। जरा सुनिए शायर मुनव्वर राणा ने क्या कुछ कहा। मुनव्वर जी, आप आज वोट डालने जा रहे थे, क्या हुआ, आपने वोट डाला कि नहीं डाला अभी? नहीं, हालांकि मेरी खुशनसीबी से जहाँ मैं रहता हूँ उसी के बराबर में शशि भूषण गर्ल्स कॉलेज है, 50 कदम पर है, 100 कदम पर। तो मेरे लिए बहुत आसान रहता है कि बगल में वोट डालना है। लेकिन ये कि कल मैंने जब यहाँ के सभासद से पर्ची मंगवाई, वे पर्चियाँ लिया और क्या नंबर है, कैसा है, तो मालूम है हमारा वोट ही नहीं, सिर्फ हमारी पत्नी का वोट है। तो यूपी छोड़ दूंगा, यही राणा ने कहा था। 10 मार्च काफी कुछ तय करेगा। आप देखते रहिए आज तक।